Assalamu alaikum everyone and welcome back to another lecture of the playlist of literary theory, in which now today we are going to start another theory which is postmodernism. पोस्टमॉडर्निज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसको हम आजकल अपनी लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड हमें बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे जो हमारी लाइफ से रिलेट करेंगे. ओके, so postmodernism, as per the name suggests, it comes after मॉडर्निज्म. तो पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मॉडर्निज्म. तो मॉडर्निज्म हम पहले मॉडर्निज्म का एक ग्लिम्प्स लेंगे एंड देन हम पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ मूव करेंगे. मॉडर्निज्म एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है 20th सेंचुरी के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. मॉडर्निज्म में हमारे पास जो उसका अगर हम क्रक्स की बात करें कि बेसिक आइडिया क्या है, तो इट इज़ अबाउट द लॉस ऑफ बिलीव्स एंड क्वेश्चनिंग ऑफ बिलीव्स. कि लोगों ने बिलीव्स को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने गॉड की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, लोगों ने रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश स्टार्ट कर दी थी. मतलब पीपल वांटेड टू फाइंड आउट रीज़न इन एवरीथिंग. उन्होंने क्वेश्चन किया. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बिलीफ्स और जो है फेथ और जो है वो सारी चीज़ें क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गई थी मॉडर्निज्म में. अ मूवमेंट डोमिनेटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि मॉडर्निज्म अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो 1901 to 1945 है इसका टाइम पीरियड. तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो है वो डोमिनेटेड रही. पीपल हैड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. ठीक है, लोगों ने मॉडर्निज्म में सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने की कोशिश की कि पीपल वांटेड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स. लोगों को था कि अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं, हमारे पास जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, समहाउ हम उनका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें. अब ये जो मूवमेंट है 1901 से 1945 तक आर्ट और कल्चर दोनों पे डोमिनेटेड रही. यानी कि कल्चर में भी हमें देखने को मिली, आर्ट में भी देखने को मिली. हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्ट वर ब्रोकन टोटली. ठीक है, जैसे कि हमारे पास म्यूज़िक में हारमोनी ख़त्म हो गई. अब मॉडर्न टाइम में हमारे पास क्या आ गए, रैप्स आ गए. ठीक है, हमारे पास जो है वो फ्री स्टाइल म्यूज़िक आ गया. बेसिकली हमारे पास उसके अंदर से जो हारमोनी थी, वो रिदम जो था, जो फीलिंग थी, जो सेंसेशंस थी, ऐसे समटाइम्स हम कहते हैं ना कि यार पुराने गानों की बात ही कुछ और है. वो पुराने गानों की जो कुछ और बात है वो उनकी हारमोनी ही है कि उन गानों में हमें हारमोनी मिलती है, रिदम मिलता है, उन गानों में हमें फीलिंग्स मिलती हैं. आजकल क्या है, रैप्स हो रहे हैं, फ्री स्टाइल हो रहा है, एंड दे लिटरली रिमूव्ड हारमोनी फ्रॉम म्यूजिक. पेंटिंग में कोहेरेंस खत्म हो गई. इसकी दी बेस्ट एग्जाम्पल है वीपिंग वुमेन. ठीक है, अब वीपिंग वुमेन जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि हमारे पास वीपिंग वुमेन का कोई भी सेक्शन कोहेरेंट नहीं है. ही द आर्टिस्ट ट्राइड टू शो द वीपिंग वुमेन, लेकिन वहाँ पे कुछ कोहेरेंस नहीं है. कोई हमें ढूंढना पड़ेगा टीयर्स को भी, और हर चीज़ को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. कोहेरेंस ख़त्म हो गई आर्ट में. ठीक है, लिटरेरी वर्क्स गॉट अ ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ लाइक द क्रोनोलॉजिकल प्लॉट और ट्रेडिशनल रियलिज्म. ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिटरेचर में से ख़त्म होगी. और जो आर्किटेक्चर था लॉस्ट द सेंस ऑफ मटीरियल. यानी कि जैसे हमारे पास नहीं ताजमहल जो थे, या फिर हमारे पास जो हमारी ओल्ड आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं, बादशाही मॉस्क हो गई, उसके अलावा मीनार पाकिस्तान हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आर्किटेक्चर में हमारे पास कैसे लॉस हुआ कि अब आजकल जो हमारे पास चीज़ें बनी है दैट आर बेस्ड अपॉन द ज्योमेट्रिकल शेप्स. स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, समटाइम पिरामिडिकल शेप्स, ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स आ गई. यानी कि आर्किटेक्चर में से भी हमारे पास क्या ख़त्म हो गया, एसेंस ऑफ मटेरियल ख़त्म हो गया. सो बेसिकली मॉडर्निज्म जो है वो एक एज ऑफ क्वेश्चनिंग बन गई, जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस के सल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश शुरू कर दी.
ठीक है। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थी वहाँ पे प्रॉब्लमेटाइजिंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि मॉडर्निज्म में तो फिर शायद लोगों को इंटरेस्ट था ना कि सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए, लेकिन जब पोस्ट मॉडर्निज्म आई तो वहाँ पे प्रॉब्लम को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटाइज किया गया, यानी कि लोगों ने सोल्यूशन फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट ही लूज़ कर दिया। लोगों को था कि बस ठीक है, प्रॉब्लम आ गई ना आ गई, वी एक्सेप्टेड दिस प्रॉब्लम, वी डू नॉट वांट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, पीपल स्टार्टेड डूइंग दिस। Literature में the period of highest modernism was between 1910 to 1930. 1901 में आना स्टार्ट हुआ, यानी कि मॉडर्निस्ट एलिमेंट्स हमें देखने को मिले। 1910 से 1930 तक ये अपनी पीक पे था, यानी कि इसका मोस्ट हाईएस्ट टाइम था ये, ठीक है। और उसमें कुछ जो लिटरेरी परसूट्स यानी कि लिटरेरी फिगर्स थे वो कौन कौन से थे? इलियट, जेम्स जॉयस, एजरा पाउंड और लेविस थे एंड फ्रांस काफ्का। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स थे मॉडर्न एज के। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इम्प्रेशनिज्म एंड सब्जेक्टिविटी। इम्प्रेशनिज्म का मतलब है कि जब ऑथर जो है वो कैरेक्टर की मेंटल लाइफ पे फोकस करने की कोशिश करता है रादर देन उसकी मेंटल लाइफ को इंटरप्रेट करने के। यानी कि अब एक पर्सन है वो अगर रूड बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो जब हम इम्प्रेशनिज्म की बात करते हैं तो वो उसके सिर्फ रूड बिहेवियर को एनालाइज करेगा, ठीक है, उसकी रूड बिहेवियर की रीज़न के पीछे नहीं जाएगा वो। तो मॉडर्निज्म में हमें इम्प्रेशनिज्म देखने को मिला। एंड सब्जेक्टिविटी, ऑब्वियसली हर पर्सन जो है वो अपना पर्सपेक्टिव रखता था, हर पर्सन सब्जेक्टिव होता जा रहा था, ठीक है। ब्लरिंग ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉनरास, जॉनरास के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो ब्लर होती जा रही थी, यानी कि नॉवल जो थे वो पोइटिक होते जा रहे थे और लिरिकल होते जा रहे थे, और जो है वो पोइट्री वो ज़्यादा फ्री वर्ड्स में आती जा रही थी। तो इस तरह से एक डिस्टिंक्शन ख़त्म होती जा रही थी। Liking for the fragmented forms, discontinuous narratives and random collages of disparted material, कि वहाँ पे हमारे पास जो है हमें फ्रेगमेंटेड फॉर्म्स में इंटरेस्ट होने लग गया, हम फ्रेगमेंटेड चीज़ों की तरफ जाने लग गए। मॉडर्निज्म में हमारे पास डिसकंटिन्यूस नैरेटिव्स आने लग गए, रैंडम कोलाजेस ऑफ डिस्पार्टेड मटेरियल, सॉरी डिस्पार्टेड मटेरियल का मतलब है कि बहुत ब्रोकन फॉर्म में, हमारे पास कोई कोहेरेंस नहीं है चीज़ों में, हमने उनके कोलाजेस बनाना शुरू कर दिए, उनको एक साथ कोलाज बना के प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ आ गई? मॉडर्निज्म में। टेंडेंसी टुवर्ड रिफ्लेक्सिविटी। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? अ प्रोसेस बाय विच द टेक्स्ट फॉरग्राउंड्स देयर ओन प्रोडक्शन, ऑथरशिप एंड इंटरटेक्सचुअल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टेक्स्ट है वो फॉरग्राउंड करता है उसकी खुद की प्रोडक्शन को, उसकी ऑथरशिप को कि उसका ऑथर कौन है, और उसके इंटरटेक्सचुअल इन्फ्लुएंसेस को। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट निकला वो लिटरेचर इस तरह का बन गया कि उसके अंदर हमारे पास इनोवेशन आ गई, एक्सपेरिमेंटेशन आ गई, और सारी की सारी जो हमारे पास ट्रेडिशनल वेज थे, ठीक है, ट्रेडिशन जो हमारे पास थी वो लॉस्ट हो गई। हमारे पास ब्रेकेज आ गया, ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन आ गया, ब्रेकेज ऑफ द रूल्स आ गया, इनोवेटिव मेथड्स आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। मेजर थियरिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में हमारे पास मेजर जो थियरिस्ट हैं वो तीन हैं, हैबरमैस, लियोटार्ड एंड बॉड्रिलार्ड। अब ये तीनों में से एक को हम इसी वीडियो में डील करेंगे और बाकी जो लियोटार्ड एंड बॉड्रिलार्ड हैं इनको हम अपकमिंग वीडियो में डील करेंगे। दैट वुड ऑलवेज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। ओके, उससे पहले अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी वो थी मॉडर्निज्म की। अब हम आते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ, जो हमारा मेन कंसर्न है कि पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली क्या था। सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो 1950s में स्टार्ट हुआ। जाहिर है क्योंकि 1945 में तो हमारे पास जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और वहाँ पे तो हमारे पास मॉडर्निज्म ख़त्म हुआ था। तो 1950s में स्टार्ट हुआ और लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था अब सोल्यूशंस फाइंड आउट करने में। People were no longer interested in finding the solutions, ठीक है। और पोस्ट मॉडर्निज्म गॉट इट्स पीक पॉइंट इन 1960s एंड 1970s। उसके बाद हमारे पास इसमें जो फीचर्स इसके थे, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे? इंटरटेक्सचुअलिटी थी, डिफरेंट टेक्सचुअल रेफरेंसेस दिए जाते थे, यानी कि एक टेक्स्ट को हम डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते थे उसके अंदर। फॉर एग्जांपल वेस्टलैंड,
Wasteland can be analyzed in the best way as an example of postmodern text. Even though it is the example of a modern text, but still हम इसको पोस्ट मॉडर्न भी कंसीडर कर सकते हैं उसकी इंटरटेक्चुअलिटी की वजह से. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं मेटाफिक्शन. मेटाफिक्शन हमारे पास आ जाती है यानी कि समथिंग दैट गोज बियॉन्ड फिक्शन, समथिंग दैट गोज बियॉन्ड द लेवल ऑफ फिक्शन. उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी एंड अनरिलायबल नैरेटर, यानी कि हम किसी नैरेटर पे भी रिलाई नहीं कर सकते थे कि इवन द नैरेटर इज टेलिंग द ट्रूथ और नॉट. ये जो अनरिलायबल नैरेटर है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास बॉड्रिलार्ड डील करेगा. ठीक है. और इसको हम अपकमिंग वीडियो में डील करेंगे. ओके. तो अब यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली कि मॉडर्निज्म क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, पोस्ट मॉडर्निज्म कब स्टार्ट हुआ, उसकी क्या जो हमारे पास पीक पॉइंट था, उसके मेजर थ्योरिस्ट कौन थे. अब हम मूव करेंगे हमारे पहले थ्योरिस्ट यानी कि हैबरमैस की तरफ. ओके. तो हैबरमैस जो हैं उनको पॉपुलैरिटी मिली थी उनके एक एसे की वजह से. उनके एसे का नाम था मॉडर्निटी एंड इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, जो कि 1980 में आया था. ठीक है. अब ये वाला जो एसे है, ये एक ऐसा एसे है जिसका हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. ये ऐसे डील करता है हमारे पास एनलाइटनमेंट एज को. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर ये ऐसे हमारे पास एनलाइटनमेंट एज को डील करता है तो व्हाई आर वी डिस्कसिंग इट इन द पोस्ट मॉडर्न एज. ठीक है. तो इसका आंसर ये है कि उन्होंने, हैबरमैस ने ये चीज़ इस ऐसे में आइडेंटिफाई की कि वो ये समझते हैं कि हमारे पास मॉडर्निटी जो है दैट नीड्स टू बी एंडेड. ओके. इसको पहले समझते हैं, देन हम इसके एनालिसिस की तरफ आएंगे. इन द एसे ही सेज दैट पीरियड ऑफ 1650 to 1670, यानी कि लेट 17th सेंचुरी टू लेट 18th सेंचुरी, सॉरी मिड 18th सेंचुरी एंड मिड 17th सेंचुरी, क्योंकि मिड है ना, 1650 से मिड स्टार्ट होता है. 17th सेंचुरी जो है वो 1650 से आगे आएगी और 1750 से आगे हमारे पास 18th सेंचुरी आ जाएगी. कैन बी नॉन एज द एज ऑफ रीजन. वहाँ पे इस टाइम पीरियड में 1650 to 1750 का जो टाइम पीरियड था वो एज ऑफ रीज़न कहलाया. When reason is a dominant force, on the basis of reason things are defined and understood. इस टाइम पे डोमिनेंट फोर्स हमारे पास क्या थी? रीज़न. हर चीज़ की हम रीज़न फाइंड आउट करते थे कि ये ऐसा है तो क्यों है, कोई रूल ब्रेक हुआ तो क्यों हुआ, कोई रूल फॉलो हुआ तो क्यों हुआ, कोई क्वालिटी लाई गई तो वो क्यों लाई गई वर्क में. यानी कि हर चीज़ गॉट क्वेश्चन एंड उसकी हमने रीज़न फाइंड आउट करना शुरू कर दी. अब एज ऑफ रीज़न के टाइम पे प्रीवियस ट्रेडिशंस एंड नॉर्म्स आर टू बी क्वेश्चन एंड वेरीफाइड. ठीक है. कि जो प्रीवियस ट्रेडिशनल नॉर्म्स थी राइटिंग की या लिटरेचर की या आर्ट की, उनको क्वेश्चन किया जाने लगा ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न एंड लॉजिक. ब्लाइंड बिलीफ वॉज क्वेश्चनड बाय रीजनिंग, कि जो लोग ब्लाइंडली बिलीव करते थे रिलीजन पे, ठीक है, फेथ था उनका, जो उनके ब्लाइंड बिलीव्स थे उनको क्वेश्चन किया जाने लगा कि वाई आर यू बिलीविंग दिस थिंग, यू हैव टू प्रूव द पॉइंट कि आप इस चीज़ को बिलीव क्यों कर रहे हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जाने लगा, रीज़न फाइंड आउट की जाने लगी. हैबरमैस कहते हैं कि मिड 17th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी, ये जो 100 years का टाइम पीरियड था, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज द एज ऑफ रीज़न या फिर एनलाइटनमेंट एज. अब हैबरमैस कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक पहली अटेम्प्ट कंसीडर की जा सकती है इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए. लाइक हम जब कोई थ्योरी क्रिएट करते हैं या फिर जब कोई आइडिया देते हैं, हम उसकी टेस्टिंग भी तो करते हैं ना. तो वो कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम पहली अटेम्प्ट कंसीडर कर सकते हैं इसकी टेस्टिंग में. अब एवरीवन नोज फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था. पीपल स्टार्टेड कंसीडरिंग द किंग्स एंड द नाइट्स देयर राइवल्स, और उनको ये लगने लगा कि दे आर जस्ट लाइक टेकिंग अवे द वेल्थ एंड टेकिंग अवे एवरीथिंग, एंड हमें वो सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं. ठीक है, उनको ऐसा लगने लगा. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉपरली सारा का सारा एक
लाइक रिवोल्ट क्रिएट कर दिया, एक प्रॉपर उन्होंने रिबेलियन क्रिएट कर दिया अगेंस्ट द फ्रेंच पीपल, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसको अगेंस्ट द फ्रेंच किंग्स। और उस टाइम पे हमारे पास जो हैं, जो किंग हमारे पास वहाँ पे उनको निकाला गया था वहाँ से, वो किंग कौन से थे? जो भी उस टाइम पे किंग ऑफ फ्रांस थे, उनको डीथ्रोन कर दिया गया। लोगों ने फ्रीडम और इक्वालिटी मांगी, ठीक है, और डेमोक्रेसी वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि किंग जो चला गया तो डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी के बाद लोगों को फ्रीडम मिल गई, उनकी पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। अब ये हमारे पास है कोर ऑफ मॉडर्निटी, ठीक है। हैबरमास ये मानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ जो है, जो लोगों ने क्वेश्चन किया, जो लोगों को उनकी पर्सनल फ्रीडम मिल गई, दैट इज द कोर ऑफ मॉडर्निटी, कि यहाँ से मॉडर्निटी स्टार्ट हुई हमारी, ठीक है। हैबरमास का ये मानना था कि फेथ इन रीजन प्रोबेबली सर्वाइव्स द होल 20th सेंचुरी। वो कहते थे कि रीज़न जो है, रीज़न वो 20th सेंचुरी पूरी सर्वाइव करेगा, यानी कि 1900 से आगे पूरा टाइम वो सर्वाइव करेगा। और ये कल्चरल मूवमेंट जिसको मॉडर्निज्म का नाम दिया उन्होंने, वो कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सटेंशन है आइडियल्स ऑफ एज ऑफ एनलाइटनमेंट की, ठीक है। वो कहते हैं कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट में जहाँ पे हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया चीज़ों को, तो मॉडर्निज्म जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। वो कहते हैं मॉडर्निज्म भी उन्हीं रूल्स पे बेस्ड है, उन्हीं लॉज पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चनिंग थी। हम हर चीज़ को तो क्वेश्चन कर रहे थे मॉडर्निज्म में भी, एज ऑफ रीज़न में भी, और वही चीज़ हम मॉडर्निज्म में भी करते हैं, वी क्वेश्चन एवरीथिंग। तो वो कहते हैं कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो है वो हमारे पास एक बेस है, और मॉडर्निज्म जो है वो उसकी एक्सटेंशन है, यानी कि एनलाइटनमेंट को ही एक्सटेंड किया गया, ठीक है। अब एनलाइटनमेंट में क्या था कि सेंस ऑफ कोहेरेंस लॉस्ट हुई, पर्पस लॉस्ट हुआ, सिस्टम ऑफ वैल्यूज लॉस्ट हुआ, जैसा कि टी.एस. एलियट और दूसरे पोइट्स ने हमारे पास पोर्ट्रे भी किया है। और टी.एस. एलियट कहते हैं कि क्राइस्ट डाइड नॉट व्हेन ही वाज क्रूसिफाइड बट इन द 20th सेंचुरी व्हेन पीपल एब्जर्ड हिज आइडियल्स। यहाँ पे हिज आना था कि क्राइस्ट कहते हैं, टी.एस. एलियट कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट की डेथ तब नहीं हुई थी जब उनको क्रूसीफाई किया गया था, जब उनको सूली पे लटकाया गया था, उनकी डेथ तब हुई थी, तब हुई इन द 20th सेंचुरी, जब लोगों ने उनके आइडियल्स को फॉलो करना छोड़ दिया, उनके रूल्स को फॉलो करना छोड़ दिया। ओके, Habermas believed that Enlightenment thinkers had a very deep imprint upon the 20th century modernist writers. वही चीज़ कि मॉडर्निज्म को उन्होंने क्या कहा कि एक्सटेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एनलाइटनमेंट थिंकर्स ये सोचते थे कि उनका हैबरमैस ये सोचते थे कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स का बहुत डीप इन्फ्लुएंस है मॉडर्निज्म पे, यानी कि मॉडर्निस्ट पीपल पे, एंड समवेयर मॉडर्निज्म कैन बी सीन एज द एक्सटेंशन ऑफ एनलाइटनमेंट थीसिस। अब उसके बाद डेरिडा और फोको ने इनके व्यूज़ को टारगेट किया, और उन्होंने ये कहा कि एनलाइटनमेंट का प्रोजेक्ट जो हैबरमैस ने कहा है वो एक प्रॉपरली हमारे पास हम उसके अगेंस्ट हैं, प्रॉपर अगेंस्ट हैं उसके। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पेश की इस आइडिया के लिए, जिस रेजिस्टेंस के लिए हैबरमैस ने उनको यंग कंजर्वेटिव्स का नाम दे दिया, ठीक है, यंग कंजर्वेटिव्स का नाम दे दिया। और यहाँ पे हमारा जो हैबरमैस का वर्क था और काम था वो हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने डील किया मॉडर्निज्म को, पोस्ट मॉडर्निज्म को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, एंड वन मेजर थिंकर ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म विच वॉज हैबरमैस। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन योर क्वेश्चन एंड विल टैग द लिंक ऑफ दैट वीडियो in your reply of your comment. So you do not need to be worried about. Feel free to ask the questions. जो समझ में ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, I will see you in the next video. Till then, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.